नमस्कार साथियों, मैं महिपाल सिंह चुंडावत, तृतीय श्रेणी अध्यापक। मैं आज आपके लिए एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो आपके रीट लेवल 1 और 2, इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में विज्ञान के रूप में जो विषय है उसमें काम आएगा। ये एनसीईआरटी की कक्षा 9 की बुक है जिसका अध्याय 5 है। इसमें कोशिका के बारे में कुछ पाठ, इसमें कोशिका का एक पार्ट है जो हम आज इसका अध्ययन करेंगे। इस किताब से या इस पार्ट से आपके अधिकतर क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो चलो हम इसे आज पढ़ते हैं। ये L1 के लिए तो कारगर सिद्ध होगा, इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो है उसमें भी बहुत ही उपयोगी है। तो हम शुरू करते हैं। कॉर्क की पहली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। तो आपको पता ही होगा कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के माध्यम से कोशिका की खोज की थी, है ना, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त है। सन 1965 में, देखो ये महत्वपूर्ण है, 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा है। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा है। तो प्रश्न बन जाता है कोशिका की खोज किसने की? तो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। इसे सेल कहा गया है या कोशिका कहा गया, और ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा सा कमरा। तो ये दो प्रश्न बन चुके हैं अभी तक। 1665 में हुक ने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोशिका की खोज की थी। इसके साथ ही इसे सेल कहा जाता है और ये लैटिन शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि ये कोशिकाई खोज मतलब एक सजीव की संरचना है। तो ये विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए एक जीव विज्ञान में कोशिका शब्द उपयोग आज तक होता रहा है। मतलब कोशिका शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, है ना। तो वो एक बहुत ही बढ़िया खोज थी जो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अब वो कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो सजीव कैसे बने होते हैं। ये देखो कुछ एक क्रियाकलाप दे रखा है जिसमें एक प्याज का टुकड़ा है, उसे एक छोटी सी झिल्ली के रूप में काट कर उसे सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है ना। इसको हम देख सकते हैं, ये देखो दिखाया गया है, और आप किताब के माध्यम से भी देख सकते हैं। यह सूक्ष्मदर्शी के माध्यम में प्याज के कण को या झिल्ली को देखा है ना। आपने क्या देखा? क्या आप जो संरचना देखी है ने देखते हुए उसे कांच में खींच सकते हैं? मतलब ये कि कांच पर रखकर ये देखो जो बता रखी है प्याज की संरचना ये रही। आगे अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों में से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं? क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? अगला टॉपिक है ये संरचनाएं क्या हैं? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना है जिसे स्कंद कंद बनते हैं जैसे प्याज। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार की प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिका एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब पूरे प्याज से अगर हम कहीं से भी एक झिल्ली को काट कर सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो समान दिखाई देती है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। तो प्याज की एक मूलभूत इकाई हो सकती है शल्ककंद, यह भी आ सकता है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकी भी होते हैं। मतलब देखो जीव कौन कौन से हो गए? एक तो एक कोशिकी जीव, यह भी महत्वपूर्ण है। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चलता है कि एकमात्र कोशिका समूह में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो ये देखो एक जीवी कौन कौन से हैं? ये अमीबा, क्लेमिडोमोनास और पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे एक जीवी एक कोशिकीय जीव कहते हैं इन्हें। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों में संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण में फंजाई, देखो फंजाई भी आता है ना।
पादप और जंतु, क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? तो एक कोशिकीय जीव में ऊपर जो दे रखे हैं, इसके साथ ही फंजाई जिसे कवक भी कहते हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित होते हैं, मतलब ये भी महत्वपूर्ण है। मतलब जो भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो एक कोशिकीय जीव से विकसित होते हैं। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। मतलब एक कोशिकीय जीव होता है, उसकी जो मतलब कोशिकाएं विभाजित होती है उनसे ही बहुकोशिकीय जीव बनता है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो मतलब कोई भी एक कोशिकीय जीव है तो वो पहले नहीं कोई बहुकोशिकीय जीव है तो वो पहले एक कोशिकीय जीव के रूप में बनता है। ये देखो सबसे महत्वपूर्ण ये और स्लाइड दे रखी है। यहाँ से प्रश्न आने की अधिकतर संभावना होती है। कहाँ से? ये देखो, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में, कब? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना, कोशिका की खोज। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहॉक जो 1674 में ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। तालाब से एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम में जीवित कोशिका को पता लगाने का श्रेय ल्यूवेनहॉक को जाता है, जो 1674 में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्र का पता लगाया। तो केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ये भी प्रश्न बन सकता है। 1831 में, है ना, सॉरी, यह केंद्र का पता लगाया इन्हें। आगे J.K. पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। तो कोशिका में जो जीव द्रव होता है उसका नाम किसने दिया था? तो J.K. पुरोकंज ने, और 1839 में, है ना। इस पे आप लगा लेना है, महत्वपूर्ण है, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे जैविक पदार्थों को जीव द्रव का नाम दिया किसने? J.E. पुरोकंज ने। M. स्लीडन और T. स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय के बारे में बताया। तो ये भी प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। कोशिका सिद्धांत के विषय के बारे में किसने बताया? तो M. स्लीडन और स्वान ने। किसने? M. स्लीडन और स्वान ने कोशिका के बारे में बताया, कोशिका सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है ना। जीव की मूलभूत इकाई क्या क्या है? पौधे और जंतु कोशिकाओं से बनते हैं, है ना। ये सिद्धांत दिया। विर्चो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। तो कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम विर्चो ने किया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि पहले कोशिका एक जीवी बनती है और फिर बहुकोशिकीय बनती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। तो 1940 में इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका के बारे में जानना और आसान हो गया था हमारे लिए। आगे कुछ क्रियाकलाप दे रखा है जिसे आप एक बार पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ लीजिए इसको। कोशिका के आकार और दृष्टि एक जैसी दिखाई देती हैं, कुछ समानता हाँ या ना, ऐसे क्वेश्चन है, आप देख लेना। इससे आगे कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीरों को देखो, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। ये देखो, चिकनी पेशी कोशिका है, रुधिर कोशिकाएं हैं, तंत्रिका तंत्र है ना, अस्थि कोशिका है, अंडाणु है, शुक्राणु है और वसा कोशिका ये दे रखी है। ये देखो, है ना। कोशिकाओं की आकृति और आकार इनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं, जैसे एक कोशिकीय अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका तंत्र, ये क्या होता है? आकार लगभग एक जैसा होता है तंत्रिका तंत्र का। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका से मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर में विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। मतलब जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा शरीर में मतलब प्रत्येक कोशिका योगदान होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, तो मानव शरीर में हृदय जो जिसका काम है अपने रक्त को पूरे शरीर में पंपिंग करना। तथा आमाशय भोजन का पाचन, आमाशय का कार्य होता है भोजन का पाचन। इसी प्रकार एक कोशिकाओं में भी श्रम विभाजन होता है।
मतलब एक कोशिका जीव में भी श्रम का जो विभाजन हो जाता है वो बहुकोशिकीय जीव में भी होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। मतलब कोशिका के भाग जो होते हैं उसे कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग कहते हैं उन्हें। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, मतलब जितना भी अंग है कोशिका के वो विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, है ना, ये सारे प्रत्येक अंगों के कार्य होते हैं। आगे चलिए। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती हैं। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके कार्य क्या हैं। मतलब कोशिकांग होते हैं सारे एक जैसे होते पर तो उनके कार्य है ना अलग अलग होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अथवा वे किस जीव में पाई जाती हैं। ये देखो प्रश्न बन चुका है, कोशिका की खोज किसने की और कब की। तो 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना। कोशिका को जीवन की संरचना और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि मतलब इसके बिना जीवन संभव नहीं होता है। हम काम नहीं कर पाते हैं, हम श्रम करते हैं तो हमारी कोशिका उसमें योगदान करती है, प्रत्येक कोशिकांग उसमें कार्य करता है। तो ये नहीं हो पाएगा तो जीवन भी संभव नहीं होता है। अगला टॉपिक, कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती हैं? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्म दृष्टि से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। तो देखो कोशिकाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। पहला प्लेज्मा, झिल्ली और केंद्रक तथा कोशिका द्रव। देखो एक केंद्रक कोशिका झिल्ली जो प्लाज्मा की बनी होती है और केंद्रक वो कोशिका द्रव है। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उनकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हैं। आओ देखें कैसे। प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। देखो कोशिका झिल्ली जो कोशिकांग है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग रखती है, मतलब सबसे बाहरी भाग होता है। प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, मतलब आसपास आमने सामने देख सकते हैं उसको, पारदर्शी होती है कांच के समान। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, यह भी हम देखेंगे आगे। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। मतलब जैसे कि हम श्वास लेते हैं तो O2 अंदर जाती है और CO2 वापस श्वास के द्वारा बाहर आती है। तो ये किस प्रकार हो सकता है? हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। मतलब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गति होती है पदार्थों की। जैसे ये देखो गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। मतलब जब शरीर का अंदर दबाव कम होता है तो बाहर की हवा जाती है। जब अंदर दबाव अधिक होता है तो हवा बाहर आ जाती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है, इसका निष्कासन आवश्यक है तो शरीर के अंदर से वापस CO2 निकलती है, कोशिका में एकत्र हो जाती हैं तो उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। जब हम श्वास लेते हैं तो अंदर सांद्रता बढ़ जाती है, किसकी? ऑक्सीजन की। तो वो वापस CO2 के रूप में अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थिर CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है तो शरीर के अंदर सांद्रता अधिक होती है तो CO2 बाहर आ जाती है क्योंकि निम्न सांद्रता बाहर होती है। जैसे कि कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर होता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती हैं। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो गैसें O2 जो अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है वो एक विसरण प्रक्रिया कहलाती है, विसरण प्रक्रिया के तहत जाती है।
जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। मतलब जल है जो अनुकूल वातावरण के द्वारा अणुओं की गति होती है, इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। यह भी महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। देखो कुछ क्रियाकलाप दे रखा है कि मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं को शक्कर के घोल या नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। यह दे रखा, आप पढ़ लीजिए इसे। निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। पहले देखो, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। देखो ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। आगे देखो, ये देखो जो 3 है जो आप इसे देख लेना है ना, कौन कौन से क्या हो सकता है। अगर उसे जल शक्कर या जल के घोल में रखेंगे, नमक के घोल में रखेंगे तो क्या हो सकता है, ये आप देख लीजिए। दूसरा देखो, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थिर जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी और ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। यह देखो, ये भी महत्वपूर्ण है। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल में अधिक सान्द्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरणी दाबी विलयन कहते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाती है। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है और निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। तो ये तो कुछ क्रियाकलाप है। अंडे से परासरण है ना। तो आज हमने मतलब कोशिका की खोज किसने की, केंद्र की खोज किसने की, है ना, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, इन सभी के बारे में अध्ययन किया है। आज का वीडियो इतना ही, कल इसके आगे पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आया होगा आज के इस चैप्टर में। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मेरे साथ बने रहिए।